सुबह के 8 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। शुरू हो गई है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों पर सबसे बड़ी कवरेज। आपका चैनल न्यूज 24 आपको सबसे पहले सबसे तेज चुनाव के नतीजे भी दिखाएगा और सबसे सटीक विश्लेषण भी आपके लिए करेगा। राजनीति के एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। जैसे ही 8 बजेंगे पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में बस सीटों के रुझान आने शुरू हो जाएंगे और जैसे ही पहला रुझान आएगा न्यूज 24 आपको सही रुझान और उसका सटीक विश्लेषण दिखाना शुरू कर देगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुदुचेरी सबके आंकड़े फिलहाल आपको 0-0 दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ही पलों में जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी और रुझान आने शुरू होंगे यहां पर आंकड़े बदलते जाएंगे। आज इन्हीं आंकड़ों पर कई रीजनल सत्रप्स और नेशनल पार्टीज की लगातार नजर रहेगी। जैसा हम पहले भी आपको बता रहे हैं कि इन रीजनल सत्रप्स के भाग्य का तो फैसला होगा ही, लेकिन दिल्ली की राजनीति पर भी आज के विधानसभा चुनाव नतीजों का खास असर पड़ने वाला है। तमिलनाडु में एग्जिट पोल्स कह रहे हैं अम्मा की कुर्सी हिल रही है। पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल्स कह रहे हैं ममता धमाकेदार वापसी करने वाली है। असम में एग्जिट पोल्स कह रहे हैं पहली बार कमल खिलने वाला है और 15 साल की कांग्रेस सरकार जाने वाली है। केरल में लेफ्ट की वापसी हो सकती है, ये एग्जिट पोल्स कह रहे हैं। और पुदुचेरी में भी ऐसा लगता है कि मुकाबला कांटे का है, लेकिन वहां कांग्रेस और डीएमके आगे दिखाई दे रहे हैं। विश्लेषण के लिए स्टूडियो में मेरे साथ विनोद शर्मा, प्रदीप सिंह यहां मेरे बाईं तरफ बैठे हैं और यहां दाईं तरफ मेरे साथ राजलक्ष्मी जी हैं और निरंजन जी पहले भी हमारे साथ आप इन्हें देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे ही ये आंकड़े बदलेंगे इसके बारे में तो हम आपको लगातार दिखाएंगे ही। 5 स्टेट्स हैं और इस वक्त की बड़ी खबर ये 8 बज चुके हैं। आप जानते हैं, आपकी घड़ी पर आप देख सकते होंगे 8 बज चुके हैं। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बस कुछ ही पलों बाद रुझान आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे और न्यूज 24 पर स्क्रीन पर ये जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं फिलहाल सब जगह 0-0 है, ये आंकड़े बहुत ही तेजी से बदलेंगे। जैसा हम पहले ही बता रहे हैं, बीजेपी के लिए खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है आज 5 राज्यों के असेंबली इलेक्शंस में, और बीजेपी लगातार दावा यह कर रही है कि कुछ ना कुछ हम पाएंगे इन 5 स्टेट्स में, जबकि कांग्रेस और रीजनल पार्टीज का काफी कुछ दांव पर लगा है। बड़ी तस्वीर देखेंगे तो पहला, क्योंकि प्रदीप जी और निरंजन जी मेरे साथ एग्जिट पोल्स में बैठे थे, विनोद जी उस दिन हम विश्लेषण यही कर रहे थे किसका क्या दांव पर है। आपके हिसाब से बीजेपी के लिए बेस्ट केस सिनारियो आज के 5 असेंबली इलेक्शन से निकलकर क्या आ सकता है? बेस्ट केस सिनारियो। बीजेपी की तो सारी शर्तें मैं समझता हूं सिमटी हुई हैं असम पे। ये बात अलग है कि वो ये कोशिश में है और ये अपेक्षा करते हैं कि और राज्यों में भी उनको कुछ वोट्स मिलेंगे और सीटें मिलेंगी शायद। लेकिन मेरी व्यक्तिगत आकलन ये है कि अगर ये संभावना की बात है, अगर असम में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सक्षम हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक जीवन में एक बड़ा माइलस्टोन होगा कर्नाटक, जम्मू कश्मीर के बाद असम। क्योंकि ये देखिए आप, ये 3 नेशनल पार्टीज, आपने रीजनल सत्रप्स की बात की, 3 नेशनल पार्टीज जो इस चुनाव में हैं और लेफ्ट भी नेशनल पार्टी है, तो तीनों जीत की कोशिश में है कि उनको जीत मिल जाए किस तरह से। क्योंकि तीनों, भारतीय जनता पार्टी हालांकि केंद्र में राज कर रही है, लेकिन 2 जगह उसको हार मिली, दिल्ली और बिहार में। उसी तरह से कांग्रेस को परस्पर हार मिल रही है जब से 2014 के चुनाव हुए हैं। और उसी तरह वाम दल जो कि एक जमाने में मैं समझता हूं बहुत सक्षम होते थे, जहां तक पॉलिसी फॉर्मुलेशन का सवाल था, इन्फ्लुएंस का सवाल था, डिबेट का सवाल था, वो सिमट गए, वो सिर्फ त्रिपुरा तक रह गए हैं। और अगर लेफ्ट जो है केरला वापस आ जाता है तो उनके जो कार्डर्स हैं उनके लिए बड़ी हौसला अफजाई होगी। और अगर अच्छा करते हैं वेस्ट बंगाल में तो वो भी एक अच्छा संदर्भ रहेगा उनके लिए। कुल मिला के ये जो चुनाव है इसकी धुरी पर असम है आज के दिन, मैं ये समझता हूं। हालांकि जो बाकी प्रांत हैं वो बड़े प्रांत हैं, असम से बड़े हैं, तमिलनाडु बड़ा है, केरला बड़ा है, वेस्ट बंगाल बड़ा है। और वेस्ट बंगाल और केरला के पास इस देश की
विवेक की धरोहर काफी हद तक है, आप समझिए इस बात को। तो इसलिए ये चुनाव मेरी नजर में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत महत्व रखने वाला चुनाव है। ठीक है, राजलक्ष्मी जी, क्विक कमेंट आपका कांग्रेस के लिए। जैसा मैंने विनोद जी से पूछा और बता भी रहे हैं, बीजेपी असम पर पूरी नजरें टिकाए होगी। बेस्ट के सिनारियो होगा असम जीत ले, बाकी स्टेट्स में गेन कर ले, बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए तो बहुत कुछ है आज। नेशनल हम पर्सपेक्टिव अगर ले रहे हैं, कांग्रेस सारे स्टेट्स देख रही है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक अगर केरल लेफ्ट ले जाए, असम बीजेपी ले जाए, तो एक सेविंग ग्रेस जो हो सकता है वो तमिलनाडु और पुदुचेरी हो सकता है। यही बात है कि कांग्रेस के लिए भी एक सर्वाइवल के हिसाब से एक इश्यू जो है जो बनता जा रहा है, और वो नॉर्थ ईस्ट में जहां पर कांग्रेस का एक हिसाब से पूरा एक वर्चस्व हुआ करता था, वो बहुत घटता जो है नजर आ रहा है। और खासकर असम अगर हाथ से अगर निकल जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि आफ्टरऑल नॉर्थ ईस्ट में एक ही स्टेट है और था जिसमें वो 3 टर्म से जो है लगातार सरकार जो है बनाए रखे वहां पे। और बाकी केरल में तो आई थिंक एंटिसिपेटेड ही है कि वो सत्ता में जो है चेंज होगा, बदलाव होगा। तो कांग्रेस के लिए तो सर्वाइवल की बात है ही है। और पर उनको ये इलेक्शन से भी आगे उनको सोचना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है कि ये इस इलेक्शन, क्योंकि और भी आने वाले स्टेट्स में इलेक्शंस होने हैं, तो उसमें उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्लेयर अगर है वो है तो उसके हिसाब से उनको सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म और कांग्रेस में तो ये सेल्फ गोल की बात तो जो करते हैं, तो काफी कुछ मतलब अंदरूनी इश्यूज भी हैं, और कुछ जो है उनको भी एक ऑल्टरनेटिव सोच की जरूरत है। क्योंकि आज के दौर में लोग बदलाव चाहते हैं, इसीलिए एक ही हथियार होता है लोगों के पास, इलेक्शन, और वो उसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही है। असम की 126, पश्चिम बंगाल की 294, तमिलनाडु की 234, केरल की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। न्यूज 24 सबसे पहले आपको यह रुझान भी दिखाएगा, और जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, हमारी टीवी स्क्रीन पर आप ये आंकड़े लगातार बदलते हुए देखेंगे। इन्हीं आंकड़ों से आज तय होना है, क्या तमिलनाडु में अम्मा की सरकार बचेगी, क्या पश्चिम बंगाल में दीदी वापस आएंगी, उसी के हिसाब से क्या असम में पहली बार कमल खिलेगा, क्या केरला में लेफ्ट एक बार फिर से वापसी करेगा जैसा इतिहास वहां पर है, और पुदुचेरी में क्या होगा। लगातार इन्हीं आंकड़ों से तय होना। लेकिन प्रदीप जी, क्योंकि जब तक आंकड़े नहीं आते हैं, बड़ी तस्वीर पे फोकस करना ज्यादा सही रहेगा। आपको क्या लग रहा है टेक अवे, बिग टेक अवे आपके हिसाब से, आज जब ये नतीजे आ जाएंगे 12-1 बजे तक, आपके हिसाब से कांग्रेस क्या एक्सपेक्ट कर रही होगी आज, कि बीजेपी और कांग्रेस की दिल्ली और पूरे देश की जो लड़ाई है, उसमें अगर बीजेपी असम ले जाएगी तो जाहिर है बीजेपी ये कहेगी कि देखिए एक बार फिर से जो बीच में दिल्ली और बिहार हम हारे थे वो तो सिर्फ एक एबरेशन था, अभी भी हम जीत रहे हैं, हम आगे हैं, कांग्रेस पीछे। तो कांग्रेस के लिए क्या ऐसा अच्छा हो सकता है कि वो ये कह सके नहीं हम अभी बाकी हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस के लिए तो सबसे अच्छा ये हो सकता है कि दोनों स्टेट्स को रिटेन करे। बेस्ट केस जो कि होता हुआ अभी कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि नतीजे मतलब एग्जिट पोल से बिल्कुल उल्टे भी आ सकते हैं, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। देखिए, जो इस 5 राज्यों के चुनाव से जो 2013 से शुरू हुआ है, वो मेरा मानना है कि बीजेपी धीरे धीरे एक नेशनल पार्टी बनने की ओर बढ़ रही है, सही मायनों जो कि हर जगह जिसकी प्रेजेंस हो। कांग्रेस नेशनल पार्टी से एक मल्टी स्टेट पार्टी की ओर जा रही है। उसका जो नेशनल पार्टी तकनीकी रूप से, निश्चित रूप से दोनों नेशनल पार्टी हैं, लेफ्ट भी है, तकनीकी बात दूसरी है, लेकिन राजनीतिक रूप से और जो चुनावी कामयाबी है उसको देखते हुए कांग्रेस धीरे धीरे एक मल्टी स्टेट पार्टी, जो कभी बीजेपी हुआ करती थी अभी कुछ दिन पहले तक, उस तरफ बढ़ रही है। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को जिस तरह का चिंतन मनन करना चाहिए था, जो परिवर्तन करना चाहिए था संगठन के स्तर पर, पॉलिसी के स्तर पर, आइडियोलॉजी के स्तर पर, इश्यूज पर स्टैंड को लेकर, वो उसने क्यों मुलतवी कर दिया ये पता नहीं, कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान हो रहा है लगातार उसको। और कांग्रेस अगर इन 2 राज्यों को खो देती है तो उसको सोचना पड़ेगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। अच्छा, दीदी ने खाता खोल लिया। टीएमसी का पहला रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पश्चिम बंगाल से जैसा हम बता रहे हैं, एग्जिट पोल तो यही कह रहे हैं, ममता दीदी की धमाकेदार वापसी होने वाली है, पहला रुझान। और केरल में पहला रुझान भी आ चुका है जो कि लेफ्ट के खाते में गया है। केरल के भी एग्जिट पोल यही कह रहे हैं
कि वहां पर इस बार कांग्रेस की सरकार मुश्किल में है और इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है, क्योंकि कोई भी सरकार पिछले 30-40 साल का इतिहास ये कहता है वहां पर सत्ता में वापस नहीं आती है, सत्ता परिवर्तन के लिए लोग वोट करते हैं। तो पहला रुझान केरल में लेफ्ट के खाते में गया है और पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल जैसा कह रहे हैं ममता दीदी वापसी कर रही है। पहला रुझान है, हालांकि बहुत जल्दी है, लेकिन फिर भी एक संकेत तो मिला। निरंजन जी, पहले रुझान टीएमसी और लेफ्ट के खाते में है, एग्जिट पोल की राह पर ऐसा लगता है, हालांकि बहुत जल्दी है, अभी रुझान के बेसिस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो चर्चा चल रही थी, मैं किस तरह से देखता हूं आज का जो रिजल्ट्स है, क्रिकेट की शब्दावली में कहें तो ईरानी ट्रॉफी का मैच है। अच्छा, विनर बीजेपी जो नेचुरली सबसे बड़ी पार्टी है वो एक तरफ, और रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कब सरकार का, उनकी राजनीतिक एम्बिशन का, तमाम चीजें का फैसला होगा आज के चुनाव में कि असम में उनकी सरकार आती है या नहीं, केरल में क्या खाता खुल पाता है या नहीं खुल पाता है, और बंगाल में जो 18% वोट 2014 में जो लिए थे उसमें से कितना रिटेन कर पाती है। तो इसलिए वो उनके लिए कप है, सबसे अच्छा कप। बाकी स्टेट्स में कौन सत्ता में आएगा, उस सब की जो का इम्पैक्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं किसी तरह से होगा। अगर बंगाल में मान लीजिए कांग्रेस और लेफ्ट की एक मिलीजुली सरकार आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट की वापसी होती है केरल में तो वो कहेंगे चलो बंगाल ना भी मिला तो एटलीस्ट कुछ तो शुरुआत हुआ है। सबसे बड़ी जो बात है कि इस चुनाव में काफी हद तक तय होगा कि अगले साल जो प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें जो वोट स्ट्रेंथ्स होती हैं उसमें वो डिटरमिन करेगी और कौन कौन सी पार्टीज तय कर पाएंगी या इन्फ्लुएंस करेंगी किसी तरह से प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल चॉइस को। तो आज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और बाकी तमाम पार्टी एक तरफ। लेकिन इसी को दूसरी तरह भी देखा जा सकता है, क्यों विनोद जी? क्योंकि जयललिता और बीजेपी की जो हमदर्दी है एक दूसरे के प्रति, वो भी हमने पिछले कई सालों से देखी है। अगर जयललिता की सरकार वहां जाती है, जाहिर है बीजेपी को कहीं ना कहीं एक तरह से झटका तो लगेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर ममता वापस आती है, कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ हैं, वो कांग्रेस के लिए झटका है, वो भी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक सेविंग ग्रेस होगा। विनोद जी, देखिए, मैं माजरत चाहता हूं तमिलनाडु के दर्शकों से कि मैंने उनको भारत के विवेक का हिस्सा नहीं माना। ये तीन जो स्टेट्स हैं ये भारत की सोच में एक बड़ा योगदान देती हैं, और अगर राजनीतिक फैसला लेती हैं ये तो उस बिना पे भी बड़ा योगदान देती है। ये तीनों स्टेट्स, ये पढ़े लिखे लोगों की स्टेट्स हैं, ये संवेदनशील लोगों की स्टेट्स हैं, ये उन लोगों की स्टेट्स नहीं है जो आंख बंद कर होड़ लगा के पीछे हो जाते हैं। अगर ममता को तकलीफ होती है तो इसका ये मिसाल होगी उस बात की कि जो वेस्ट बंगाल है वो सोचने वाला प्रदेश है, आप समझे कि नहीं? लेकिन हम पहले तमिलनाडु की तरफ बात कर लें। अगर तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन होता है तो वे एक बहुत ही टाइटैनिक शिफ्ट होगा। हालांकि ये टर्नस्टाइल है, कभी वो आते हैं और एक बार वो आते हैं, इसलिए कि करुणानिधि 90+ हैं। जयललिता, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, शी इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है। और जो सक्सेशन प्लान है वो डीएमके का इन प्लेस है। स्टालिन बनेंगे करुणानिधि के बाद, जयललिता के बाद कौन होगा ये किसी को नहीं पता। तो ये आने वाले 5 वर्षों में मैं समझता हूं कि एक बड़ा परिवर्तन तमिलनाडु में होगा। विनोद जी, एक सेकंड आपको रोक दूं प्लीज, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको। एशियानेट के मुताबिक केरल में लेफ्ट को बहुत तेज बढ़त मिल रही है, 40 सीटों पर लेफ्ट आगे निकल गया। इस समय की बड़ी खबर यह आ रही है, एशियानेट के मुताबिक, एशियानेट टीवी चैनल वहां का एक जाना माना चैनल है और वहां की सारी खबरें वहां उनको सबसे पहले मिल जाती हैं। 40 सीटों पर लेफ्ट आगे निकल गया है, 40 सीटों पर, जबकि अभी तो देखिए गिनती शुरू ही हुई है। ये भी तो अब आते हैं हम केरला पे और लेफ्ट पे। हालांकि आजकल प्रथा यह है कि वाम को कोसो, कांग्रेस 29 पर आगे, लेफ्ट 40 पर आगे। गाली दो, वाम को कोसो, उनको बताओ कि उनकी जो आस्थाएं हैं वो भारत के भीतर नहीं भारत के बाहर हैं। ये आज से नहीं, हम बरसों से देख रहे हैं। लेकिन जैसा कि प्रफुल्ल बिदवाई हमारे दिवंगत मित्र, उन्होंने जाने से पहले एक बातचीत में रोमिला थापर से बात की थी, अब ये दोनों वाम सोच के व्यक्ति थे, तो उनके अनुसार इस देश में भारत ने अपना
जो वर्जन है अपना एडिशन मकार्थीइज्म का वो पैदा कर लिया है। आप समझे कि नहीं? अगर लेकिन मैं कोई वाम दल से जुड़ा हुआ फॉर्मली आदमी नहीं हूं, मैं डेमोक्रेटिक अलाई रहता हूं उनका कभी कभी। मैं समझता हूं कि इस देश को वाम की सोच की बहुत जरूरत है, खासकर उन मरहलों पे जहां पर कुछ ऐसे मुद्दों पे बहस छिड़ जाती है जहां पर सिर्फ वाम का विवेक और वाम की लर्निंग ही जो दूसरी फोर्सेस होती हैं उनसे डटकर बहस में मुकाबला करती है और लोगों का विवेक बदलने में कोशिश करती है। ठीक है, तो इसलिए अच्छी चीज होगी अगर वाम एक स्टेट में जीते, मेरे हिसाब। अभी तो जीत रहा है। फिर से अपने दर्शकों को जरा बता दें, एशियानेट के मुताबिक केरल के चुनावी नतीजों में लेफ्ट बहुत ही तेजी से आगे निकल गया, 40 से ज्यादा सीटों पर आगे है, और वहीं कांग्रेस करीब 28 सीटों पर आगे है। ভৱিষ্যত গঢ়লৈ উঠক। অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা, ব্ৰহ্মপুত্ৰত বসবাস কৰা, পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা সকলো জাতি গোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মৰ লোকে মিলাপ্ৰীতিৰে থাকক, মৰম চেনেহৰ মাজে থাকক। কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে ইতিমধ্যে ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব। ভোট গণনা নিশ্চিতভাৱে ভোট গণনা ভালদৰে হ'ব। অসমৰ ৰাইজে এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগতে মিত্ৰজোঁটক আকোৱালি লৈছে। সেই ফলাফলে কিছু সময়ৰ পাছত অসমৰ ৰাইজে জানিবলৈ সক্ষম। মন্দিৰত কি আশা লৈ আপুনি ইমান দীৰ্ঘ সময় ধৰি? মন্দিৰত সেইটোৱে মানে সকলোৰে বাবে, মোৰ দলৰ সকলো সতীৰ্থৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত মই মোৰ মূৰ দুৱাই আশীৰ্বাদ বিচাৰি ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত কোটি কোটি প্ৰণাম। सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, जाहिर है सबकी नजरें असम पर होंगी। क्या लग रहा है आपको? हालांकि सुबह सुबह पूजा करके आए हैं, आज उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं भी अपनी सीट जीत जाऊं, हालांकि उसके बारे में बहुत सवाल उठ रहे थे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वोटर से ज्यादा लोग भगवान पे आस्था रखते हैं कि उनकी नैया किसी तरह पार हो जाए। ये मुझे बड़ा ही बिल्कुल जनता ही जनार्दन होती है, पर उसके बाद ये सब होने के बाद वो भी ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। मैं सिर्फ इतना ही तक मतलब कहूंगी। पर हाँ, ये बात तो है कि एक सेंस में तो बीजेपी को जो है महसूस हो रहा है कि असम में वो सत्ता जो है बनाएगी। हाँ। और उसकी क्षमता भी रखती है, तो इसीलिए ये सारा उनके जो बॉडी लैंग्वेज में भी ये जो है दिखाई दे रहा है। हाँ। और ये बात जो अभी जो विनोद कह रहे थे कि वाम के रोल के बारे में, और ऐसे एक धारणा है और बहुत सारे कमेंटेटर्स भी ऐसे कह रहे हैं कि जो है वाम का वर्चस्व। एक सेकंड आपको रोक दूंगा राजलक्ष्मी जी। असम के रुझान में बीजेपी 10 सीटों पर आगे निकल गई है। ये देखिए, फिलहाल 16 सीटों के रुझान हमारे पास आए हैं। 10 सीटों पर बीजेपी आ गया, 3 पर कांग्रेस और 3 पर एआईएडीएफ और अदर्स 1। तो कुल मिलाकर देखिए, अभी तक एग्जिट पोल्स के मुताबिक सारे के सारे रुझान जाते हुए दिख रहे हैं। असम में बीजेपी आगे, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस आगे और केरल में लेफ्ट आगे। तमिलनाडु के अभी तक रुझान हमें मिले नहीं है, उसी तरह पुदुचेरी का भी कोई भी रुझान अभी तक आया नहीं है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी आगे है, असम में बीजेपी तेजी से आगे निकलती हुई दिख रही है और केरल में लेफ्ट आगे निकलता हुआ दिख रहा है। अभी तक एग्जिट पोल के नतीजे जैसे थे उसी तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं। एक बात बिल्कुल साफ है कि वोटर आज के दौर में वो ये देखते हैं कि कौन सी सरकार उसके लिए उसकी जो आम जरूरतों की चीजें हैं उस पे कहां तक खरी उतरती है ना। हर वोटर ये देखता है और यही आपको हर स्टेट में भी आपको जो है नजर आता है, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे कहीं भी हो। पर ऐसा है कि वाम के बारे में जो अभी डिस्कशन हो रही थी, वाम पंथ पार्टियों के बारे में, लेफ्ट के बारे में, क्योंकि उनका एक रोल है इस देश में। अगर हम कहेंगे कि वो बिल्कुल इररिलेवेंट है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो एक वैचारिक तौर में और एक दूसरा, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे भी जो ऑल्टरनेटिव अभी तक जो सरकारें इस्तेमाल कर रही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और उसी पथ पे जो बीजेपी भी चल रही है। इसीलिए दिल्ली में ऐसे नतीजे आए, बिहार में भी ऐसे नतीजे आए। तो कुछ तो ऑल्टरनेटिव थिंकिंग की यहाँ पे जरूरत है इस देश में, और वो वाम ऑफर जो है करता है। वो इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि वो जो बातें रखते हैं वो सत्ताधारी पक्ष और जो
पैसे वाले हैं उनको सूट नहीं करता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल सही है, लेकिन हर एक विचारधारा के हिंदुस्तान में जगह और बनी रहनी चाहिए। यही लोकतंत्र का एक बहुत हेल्दी सिग्नल होता है, और लोकतंत्र तभी स्वस्थ रह सकता है जब हर तरह की विचारधारा सरवाइव कर सके। फिर से आंकड़ों पर लौट रहे हैं प्रदीप जी, जिस तरह एग्जिट पोल वाले दिन हम बात कर रहे थे। देखिए, असम में 22 में से 12 पर बीजेपी आगे लग रही है, क्लियर लीड है। कांग्रेस 7 सीटों के साथ बहुत पीछे है, बहुत क्लियर लीड अभी तक लग रही है रुझानों के मुताबिक। पश्चिम बंगाल देख लीजिए, 14 में से 10 पर तृणमूल कांग्रेस आगे है, बहुत क्लियर लीड है। कांग्रेस और लेफ्ट बहुत पीछे हैं। बीजेपी का भी खाता खुलता हुआ दिख रहा है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा केरल में देख लीजिए, लेफ्ट बहुत आगे है। प्रदीप जी, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लिए अभी तक तमिलनाडु और पुदुचेरी, जहां से थोड़ी बहुत अच्छी खबर आ सकती थी, आई नहीं है। बाकी जगह से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। नहीं, अभी बहुत अर्ली है मानक ये रुझान जो है, और कई बार हम लोग देख चुके हैं कि शुरुआत में जो रुझान आते हैं बाद में बिल्कुल पलट जाते हैं। हाँ, तो इसलिए अभी कम से कम घंटे भर इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, लेफ्ट की बात जो विनोद जी कह रहे हैं, राजलक्ष्मी जी भी कह रही हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है। हर तरह की विचारधारा के लिए जगह है और होनी चाहिए। जितनी ज्यादा विचार जितने ज्यादा हों उतना अच्छा है। लेकिन भारत की जो सामाजिक आर्थिक संरचना है उसमें सबसे मुफीद लेफ्ट है, उसकी विचारधारा है। लेकिन लेफ्ट को सोचना पड़ेगा कि क्यों वो, क्या वजह है कि वो एक स्टेट तक सिमट कर रहे हैं। भाई, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। जो लोग उन राजनीतिक दलों को चला रहे हैं, जो उस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनकी जगह राजनीतिक व्यवस्था में क्यों सिकुड़ती जा रही है, क्यों बार बार मतदाता उनको रिजेक्ट कर रहा है। तो उनको क्या कोई परिवर्तन करना चाहिए, कोई बदलाव लाना चाहिए अपनी नीतियों में, अपनी सोच में, वो लोगों के ज्यादा मुफीद करीब हो, इस तरह का कुछ परिवर्तन करना चाहिए। तो अगर केरल में लेफ्ट लौटता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह का विविधता है देश में, उसमें राजनीतिक विविधता भी दिखे, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल सही है। ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले फिर से इन आंकड़ों पर जरा नजर डाल लीजिए। असम देखिए, बहुत अहम है। बीजेपी की नजरें बहुत पैनी होंगी आज असम पर। 12 सीटों पर बीजेपी आगे है, जबकि सिर्फ 22 सीटों के रुझान असम से अभी तक मिले हैं। असम में अगर बीजेपी की सरकार आती है, कमल खिलता है, तो जैसा प्रदीप जी कह रहे थे, सही मायनों में बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। कर्नाटक में सरकार बना चुकी है, पूर्वोत्तर बाकी था। अगर वहां भी पहुंच गई जम्मू कश्मीर के बाद, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए हो सकती है। उसी तरह पश्चिम बंगाल में देखिए, 14 में से 10 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे, बहुत क्लियर लीड है। केरल में लेफ्ट आगे है, कांग्रेस की सरकार वहां भी जाती हुई दिख रही है। तमिलनाडु में एक रुझान आने शुरू हो गए हैं, वहां से डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन फिलहाल शुरुआती रुझानों में हमको आगे लग रहा है। निरंजन जी, क्या लग रहा है आपको? डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन अगर तमिलनाडु और पुदुचेरी में आ भी जाता है, जीत जाता है, आपको लगता है केरल और असम का जो लॉस हो रहा है उससे भरपाई होती है? और बंगाल का भी, क्योंकि वहां भी लेफ्ट के साथ उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। नहीं, उस तरह से यहाँ का गेन उस लॉस को कॉम्पेंसेट नहीं करता है। हर स्टेट में बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो उस तरह से नहीं देखा जा सकता। रुझान भी अभी बहुत प्रिलिमिनरी हैं, तो अभी उसके बेसिस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं एक दूसरी चीज पे ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी और असम की बात कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि जिस तरह से 2014 में चुनाव के पहले से ही तय हो गया था कि भाई कुछ भी नतीजा आए, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जितने भी सीटें 180 आए, 220 आए, सरकार तो इनकी ही बननी है। लगभग उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये असम में उनकी जीत पहले से मान लिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार उनकी बनने वाली है या सरकार बनने का हमेशा मतलब अंदेशा लगने लगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी असम में इतने प्रमुख पोजीशन में आना ही एक लोकसभा में 7 के लिए सीटें जीती थी उन्होंने। नहीं, लोकसभा में ठीक है, लोकसभा में मोदी वेव था। हाँ। लेकिन ये है स्टेट इलेक्शन जो केंद्रीय नेतृत्व के अंडर में नहीं लड़ रही है। ये एक लोकल लीडरशिप को प्रमोट करते हुए, प्रोजेक्ट करते हुए चुनाव लड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी इतने फ्रंट रनर के तौर पे उभरना ही उसकी एक जीत है, और ये एक तरह से करीब 30-35 सालों की एक लगातार पूरा संघ परिवार का कैंपेन है कि किस तरह से जो ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि 79 में असम आंदोलन शुरू हुआ था, आसुकी का घटना हुआ था। 79 में ही संघ परिवार ने एक सरस्वती शिशु मंदिर खोला था। पहली बार उनका स्कूल गया था, जो सबसे बड़ा
जो फ्रंट फोर्स होता है संघ परिवार का कि कैच देम यंग वाला, तो उसी तरह से हुआ था। 79 में ही बाला साहेब देवरस जो उस समय सरसंघ चालक थे, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी। उन्होंने कहा था जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं बांग्लादेश से, इनमें हमको अलग तरह से देखना चाहिए। जो हिंदू आ रहे हैं उनको हमको रिफ्यूजी मानना चाहिए, क्योंकि हिंदू अगर बांग्लादेश में प्रोसिक्यूट हो रहा है तो हिंदुस्तान नहीं आएगा तो कहां जाएगा, भारत नहीं आएगा तो कहां आएगा। लेकिन मुसलमान जो आ रहा है वो जो है वो इस स्टेट का एक डेमोग्राफिक कैरेक्टर बदल के ये एक इस्लामिक कॉन्स्पिरेसी है हिंदू स्टेट के खिलाफ। तो ये जो कैंपेन था एक एथनिक एजिटेशन को किस तरह से एक एंटी मुस्लिम एजिटेशन मिला, थ्रस्ट मिला, ये एक तरह से बिल्कुल। निरंजन जी एग्जिट पोल वाले दिन भी यही बात कह रहे थे अगर असम में बीजेपी की सरकार आती है तो संघ आखिरकार ये मान लेगा कि वो अपने एजेंडे में आखिरकार कामयाब हो गया है और बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के मुद्दे को सही मायने में एक मुद्दा असम में बनाने में कामयाब हो गया। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक पर जाने से पहले ये देख लीजिए आंकड़े। असम में बीजेपी आगे लग रही है, 32 में से 20 सीटों पर आगे। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 17 में से 12 पर आगे और केरल में फिलहाल लेफ्ट आगे। छोटा सा ब्रेक, कवरेज जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24।